संवत 2024 की पतझड़ की सर्द रात, सरंगपुर गांव, जहां समय थम चुका था। गांव के पश्चिम छोर पर सदियों पुरानी विशाल ईंटों से बनी एक हवेली खड़ी थी। वो हवेली जिसे लोग देशमुख हवेली या अब सिर्फ चूड़ियों वाली हवेली के नाम से जानते थे, गांव के इतिहास का सबसे काला अध्याय थी। ये कोई सामान्य नीरवता नहीं थी जो रात के समय गांव को घेरे रहती थी। ये एक भारी, जीवन शून्य, अप्राकृतिक सन्नाटा था। हवा भी वहां आकर ठहर जाती थी, जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने ध्वनि के कणों को सोख लिया हो। इस भयानक शांति को केवल एक ही आवाज तोड़ती थी, हवा के हर झोंके के साथ दूर से आती हुई एक तीखी कांच की खनक। ये खनक इतनी धीमी, इतनी अनियमित होती थी कि अक्सर भ्रम लगने लगती थी। गांव के सबसे बुजुर्ग लोग जानते थे कि ये कोई भ्रम नहीं था, ये लाल चूड़ियों की खनक थी। सरंगपुर की मिट्टी और हवा में एक अजीब सा डर घुल चुका था। गांव वाले कहते थे कि ये हवेली शापित है। वहां विमला नाम की एक औरत की आत्मा अपनी लाल चूड़ियां ढूंढती फिरती है। वे चूड़ियां केवल आभूषण नहीं थी, वे प्राचीन सिद्धियां थी जिन्हें विमला की मां ने उसकी सुरक्षा के लिए दिया था। गांव में यह किदवंती सदियों से चली आ रही थी। जिस किसी ने भी उन टूटी चूड़ियों को लोभ से छुआ, उसकी आत्मा भी चूड़ियों के साथ बन जाती थी और वो हमेशा हमेशा के लिए विमला के श्राप का हिस्सा बन जाता है। आज मैं आपको उन्हीं शापित चूड़ियों की खनक की सत्य घटना सुना रहा हूं, जिसे एक लालची फिल्मकार राघव ने अपने कैमरे की आंख से देखने की हिम्मत की, और उसके बाद जो उसका हश्र हुआ, उसे जानने के लिए आपको बने रहना होगा इस कहानी के अंत तक। तो देखते रहिए शापित चूड़ियों की खनक। राघव, जिसकी उम्र कोई 27 साल थी, दिल्ली से आया एक महत्वाकांक्षी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था। महत्वाकांक्षा से अधिक उसके मन में एक तीव्र जलता हुआ लालच था। उसका ध्यान सच्चाई पर कम और व्यूज, लाइक्स और सब्सक्राइबर्स की संख्या पर ज्यादा टिका था। सोशल मीडिया पर पैरानॉर्मल कंटेंट और घोस्ट हंटिंग वीडियोस की मांग उसे सरंगपुर के दरवाजे तक खींच लाई। उसके दिमाग में केवल एक ही आंकड़ा घूम रहा था, लाखों व्यूज। करीब एक सप्ताह पहले जब उसने एक स्थानीय अस्पष्ट ब्लॉग पर चूड़ियों वाली हवेली के बारे में पढ़ा था, तभी उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक वायरल होने वाला कंटेंट था, जिसके लिए वो अपनी नैतिकता को दांव पर लगाने को तैयार था। दोपहर के बाद राघव की भारी भरकम मोटरसाइकिल की घरघराहट शांत हुई और उसने धूल भरे रास्ते पर कदम रखा। सरंगपुर की हवा में मिट्टी, पुरानी लकड़ी और अजीब सी अपरिचित गंध, जो शायद सदियों के अप्रकट डर की थी। राघव ने अपने आधुनिक और महंगे गियर्स यानी उपकरणों से भरे बैग को समायोजित किया और आत्मविश्वास से आगे बढ़ चला। तभी गांव का एक बुजुर्ग आदमी, हरनाम काका, जो अपनी झोपड़ी से बाहर एक पुरानी चारपाई पर बैठा था, राघव को पूरी तरह से अपरिचित और चमकीले कपड़ों में देखकर अपनी लाठी के सहारे खड़ा हुआ। उसकी आंखें संदेह से भरी हुई थी और उसने पूछा, "ए बाबू, कौन हो? यहाँ का काम है? कहाँ जाना है?" बुजुर्ग की आवाज में एक सहज चिंता नहीं थी, बल्कि एक गहरी, चेतावनी भरी टोन थी। राघव ने अपने चेहरे पर एक आत्मविश्वास से भरी, लगभग घमंडी मुस्कान लाते हुए उस बुजुर्ग को प्रभावित करने की कोशिश में कहा, "मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरा नाम राघव है। मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। देशमुख हवेली के लिए आया हूँ। बुजुर्ग के माथे पर तुरंत शिकन पड़ गई, जैसे राघव ने कोई अपवित्र शब्द कह दिया। उसने जल्दबाजी में मना किया। उसकी आवाज अब डर से कांप रही थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। "ए बाबू, देशमुख हवेली मत जाना। हाँ, रात में वहां बहुत कुछ चलता है। दीवारों से दबी हुई आवाजें आती हैं। अरे वहां मौत है। ये छोटा मोटा व्यूज के लिए वहां मत जाओ बाबू। काहे अपना जान जोखिम में डाल रहे हो?
अरे ये तुम्हारा कैमरा, ये तुम्हारी आधुनिक बुद्धि वहाँ काम नहीं करने वाली। वहाँ की वास्तविकता तुम्हारी समझ से बहुत परे है बाबू। चेता रहे हैं तुम्हें, अब भी समझ जाओ। राघव ने अपने कैमरे वाले बैग को थपथपाया और कहा, अरे ये सब अंधविश्वास है काका। मैं रिकॉर्डिंग करके दिखा दूंगा दुनिया को। ये 21वीं सदी है। अरे ये भूत प्रेत की कहानियां अब नहीं चलती। लोग सिर्फ डार्क हिस्ट्री पसंद करते हैं, कोई असली भूत नहीं। उसका लहजा जरा कॉकी था। उसका मन बनावटी हिम्मत और लाखों व्यूज के लालच के बीच झूल रहा था। बुजुर्ग ने निराशा में सिर हिलाया और वापस बैठ गया, जैसे उसने तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिया और अब राघव के भाग्य को प्रकृति पर छोड़ दिया। राघव को लगा कि उसने बुजुर्ग को प्रभावित कर दिया है, लेकिन असल में उसने गांव के अलिखित नियम को तोड़ दिया था और पहले ही चेतावनी को अस्वीकार कर दिया था। शाम ढल चुकी थी। गांव के एकमात्र छोटे से साधारण से लॉज में अपना सामान रखते हुए राघव दरवाजे की ओर पीठ किए खड़ा था। वो अपने कैमरे के लेंस साफ कर रहा था। कमरे की हवा अचानक बिल्कुल ठंडी हो गई, लेकिन ये प्राकृतिक ठंड नहीं थी। ये एक अस्वाभाविक बोन चिलिंग कोल्ड थी जो हड्डियों तक को जमा रही थी। हालांकि सभी खिड़कियां बंद थी। अचानक बहुत हल्की ठंडी चुन चुन की आवाज सुनाई। ये आवाज किसी महिला के दरवाजे से गुजरने जैसी थी, लेकिन इसमें कोई कदमों की आवाज नहीं थी, बस चूड़ियों की ठंडी गूंज थी। ये इतनी क्षणिक थी कि राघव को लगा कि ये उसके डर का प्रक्षेपण है। हेलो, कोई है? राघव ने घूमते हुए पूछा। बाहर का बरामदा बिल्कुल खाली था। अंधेरा घना हो चुका था, हवा शांत थी, लेकिन कमरे के अंदर की ठंडक अभी भी बनी हुई थी। राघव को लगा कि ये हवेली का डर था जो उसके इमेजिनेशन पर हावी हो रहा था। उसने इसे एक अच्छा संकेत माना, यानी कि हवेली में वाकई कुछ है। क्या ये सिर्फ एक हवा थी या मेरा दिमाग मुझे धोखा दे रहा है? नहीं, यही तो कंटेंट है। अगर मैं इस डर को दबा पाया तो मैं वायरल हो जाऊंगा। वो नहीं जानता था कि वो हवा की ठंडक नहीं थी, वो रात का पहला स्पर्श था, पहले श्राप का परिचय था। अगली सुबह राघव को पता था कि उसकी डॉक्यूमेंट्री को केवल हॉरर नहीं बल्कि एक भावनात्मक आधार चाहिए था। लाल चूड़ियों की रहस्यमय आवाज को अपनी डॉक्यूमेंट्री में जगह देने के लिए राघव ने गांव की सबसे बुजुर्ग महिला ललिता अम्मा को ढूंढा। वो एक छोटे से मिट्टी के अहाते में आग ताप रही थी, जहां लकड़ी के जलाने की आवाज और मेंढकों की टर्र टर्र की आवाज के अलावा कोई शोर नहीं था। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, जो बीते हुए भयानक वर्षों की गवाही दे रहा था। अम्मा माफ करना, मैं राघव दिल्ली से आया हूँ। यही फिल्म बनाने आया हूँ। मुझे उस हवेली की कहानी जाननी है अम्मा। मैं उस कहानी को दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। ललिता अम्मा ने अपनी कांपती हुई आंखें उठाई। उनकी आंखें इतिहास के दर्द को समाये हुए थी। वो कुछ देर चुप रही, जैसे उसे उस हवेली का नाम लेने से भी डर लग रहा। किस लिए जानना है तुम्हें बेटा? वो कहानी खुशी की नहीं, दर्द, विश्वासघात और श्राप की है। तुम एक सच्चाई को छेड़ने आए हो जिसे सदियों से दबाया गया है। अरे मैं चाहता हूँ कि दुनिया को पता चले अम्मा कि सच्चाई क्या है। राघव ने झूठ बोला। वो चाहता था कि उसे दुनिया भर के व्यूज मिले और उसे फेम मिले। अम्मा ने आग में एक और लकड़ी डाली और भारी मन से कहानी शुरू की। विमला हमारे गांव की सबसे सुशील और भोली लड़की थी। उसकी शादी देशमुख परिवार में हुई थी, पर उसका पति शक और शराब का आदी था। वो अच्छा आदमी नहीं था। वो हर चीज में विमला पर शक करता था और उसकी एक ही खुशी थी, उसकी चूड़ियाँ। वो चूड़ियाँ विमला की माँ की आखिरी निशानी थी। ये कोई साधारण कांच की चूड़ियाँ नहीं थी। वो प्राचीन काल में सिद्ध की गई थी। मेरी माँ कहती थी कि जब तक ये चूड़ियाँ सलामत हैं,
कोई अनिष्टकारी शक्ति विमला को छू नहीं सकती। ये सुहाग और सुरक्षा की ढाल थी। विमला ने उन्हें हमेशा अपने प्राणों से बढ़कर माना। उनकी खनक विमला के लिए सुरक्षा का संगीत थी। एक रात शराब के नशे में उसने विमला पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। वो पागल हो चुका था। वो विमला को जानवरों की तरह मारता रहा। उसने अपनी पत्नी को हवेली के सबसे ऊपर वाले अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। राघव ने अपना रिकॉर्डर ऑन किया। ये उसकी डॉक्यूमेंट्री की आत्मा बनने वाली थी। कई दिनों तक उसकी चीखें हम सबने सुनी। रोज रात वो माफी की भीख मांगती थी, पर उस आदमी को दया नहीं आई। वो चिल्लाती थी कि चूड़ियों को मत तोड़ो, वो उसकी सुरक्षा है। फिर एक रात अचानक सब चुप हो गया। ललिता अम्मा ने अपनी आंखें बंद कर और कांपती हुई फुसफुसाहट में बोली, जब देशमुख ने कुछ दिन बाद डर कर दरवाजा खोला, विमला वहां नहीं थी। वो गायब हो चुकी थी। बस उसकी लाल चूड़ियां टूटकर बिखरी हुई फर्श पर पड़ी थी। वो चूड़ियां टूटने के बाद भी असामान्य रूप से लाल चमक रही थी, जैसे उनके अंदर की सुरक्षात्मक आग क्रोध में बदल गई हो। लोगों ने कहा वो मर गई और उसकी आत्मा उसी कमरे में कैद हो गई। और उस रात से ही हवेली से चूड़ियों की खनक आने लगी। वो खनक उसकी बेचैनी, दर्द और प्रतिशोध का प्रतीक है। जिसने भी उन टूटी हुई चूड़ियों को लोभ से छुआ बेटा, उसकी आत्मा भी चूड़ियों के साथ बंध जाती है। कहानी सुनकर राघव के रोम रोम खड़े हो गए। ये कहानी किसी स्क्रिप्ट से बेहतर थी। उसकी उत्सुकता और लालच दोनों अब चरम पर थे। ये कहानी, यही मेरी डॉक्यूमेंट्री की मेन स्टोरी बनेगी। राघव ने आत्मविश्वास से कहा, आत्मा की श्राप को भूलकर सिर्फ कंटेंट पर ध्यान केंद्रित करते हुए। ललिता अम्मा से मिलने के बाद राघव को अब देर नहीं करनी थी। उस शाम जैसे ही सूरज सरंगपुर के पेड़ों के पीछे छिपा और आसमान नारंगी से बैंगनी होने लगा, राघव ने अपने सभी उपकरण पैक किए। उसका मन अब जिज्ञासा से कम बल्कि एक जंगली लालच से अधिक भरा हुआ था। वो जानता था कि इस तरह का कंटेंट उसे रातों रात प्रसिद्धि दिला सकता है। सूर्यास्त होते ही राघव हवेली के सामने खड़ा था। हवेली की विशाल लकड़ी की चौखटें हवा में सड़ चुकी थी और उसकी परछाई ऐसे लग रही थी जैसे कोई विशाल सदियों पुराना कंकाल जमीन पर टिका। दरवाजा खुलते ही धूल का एक बवंडर उठा जिसने राघव के चेहरे को ढक दिया। उसने अपनी शक्तिशाली कैमरा लाइट ऑन की। भीतर हवा निष्प्राण थी, न गर्म न ठंडी, बस मृत, भारी। हवेली के हॉल में कुछ देर रिकॉर्डिंग करने के बाद राघव को अपनी सांस की आवाज भी डरावनी लगने लगी। तभी एक टूटी हुई खिड़की के पास से ठक की आवाज आई। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए उस लाइट को उस तरफ घुमाया। राघव ने अपने रिकॉर्डिंग को ऑन रखा जो लगातार स्टैटिक की आवाज रिकॉर्ड कर रहा था। अचानक उस स्थिर आवाज में एक बदलाव आया। कोई है। ये असली है, ये रिकॉर्डिंग की खराबी नहीं है। मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं गया तो ये मौका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मुझे रहना होगा। ये वीडियो लाखों का है। तभी उसकी कैमरा लाइट एक ऐसी चीज पर जा टिकी जिसने उसके सभी तर्कों को तोड़ दिया। जमीन पर धूल की मोटी परत के बीच लाल चूड़ियों के टूटे टुकड़ों की एक लाइन बनी हुई थी। ये टूटे हुए टुकड़े एक स्पष्ट जानबूझकर बनाया गया रास्ता बता रहे थे जो सीधे ऊपरी मंजिल के उस शापित कमरे की ओर जा रहा था। ये लोभ का आमंत्रण था। ऊपर जाकर उसने एक काला पुराना लकड़ी का बक्सा देखा। बक्सा खुला हुआ था और अंदर
धूल या जाले नहीं, वहां बिल्कुल नई चमकती हुई लाल चूड़ियां रखी थी। उनका रंग खून के रंग जैसा लाल था और वे अंधेरे कमरे में असामान्य रूप से चमक रही थी, जैसे उनके भीतर कोई दबी हुई आग हो। जैसे ही राघव अपनी कपकपाती हुई उंगलियों से चूड़ियों को उठाने के लिए नीचे झुका तो उसने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया। ये एक अस्वाभाविक बोन चिलिंग कोल्ड थी जो उसकी सांसों को जमा रही थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि अभी भी उसके हाथ जमीन से 1 इंच ऊपर थी, पर उसका कैमरा जो उसने फर्श पर रखा था अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू कर चुका था। तभी कमरे में एक आवाज गूंजी। ये एक लोरी थी, धीमी, टूटी हुई सांसों जैसी आवाज, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सुला रही हो, लेकिन उसमें हजारों साल का दर्द। कौन है? ये आवाजें क्यों? राघव का वाक्य पूरा नहीं हुआ। दरवाजा, पीछे से दरवाजा हिंसक रूप से धड़ाम से बंद हो गया। राघव ने डर के मारे चूड़ियों को उठा लिया। अब उन्हें नीचे रखने का साहस उसके पास नहीं था। कौन है? दरवाजा खोलो! वो चीखा। दरवाजे के एक कोने में अंधेरे में भी एक गहरी छाया उभरा। वो एक औरत की छाया थी, लंबे बिखरे बाल और सिर झुका हुआ। बस रख दो, राघव के कान सुन्न हो गए। हवेली की नींव तक कांप उठी और फिर चमत्कार हुआ। चूड़ियां जो अभी राघव के हाथ में थी हवा में उछली। वे उसकी उंगलियों से दूर हो गई और उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे घूमने की गति बढ़ने लगी और वो हवा में तेज नुकीले वृत्त बना रही थी, यानी कि शार्प सर्कल बना रही थी। उनकी लाल चमक कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब अशुभ साए डाल रही। ये क्या है? मैं मर जाऊंगा। मुझे कैमरे की कोई परवाह नहीं, मैं इसे फेंक दूंगा। मुझे बस बाहर निकलना है। ये सोचकर डर के मारे राघव ने चूड़ियों को जबरन नीचे गिराया और बाहर भागा। चूड़ियां गिरते ही दरवाजे पर ताला टक की आवाज से खुल गया। राघव को लगा कि ये जानबूझकर की गई चूड़ी। राघव हवेली से भागा नहीं बल्कि फेंका गया। वो अगली सुबह तक हवेली के बाहर घास पर बेहोश पड़ा। जब तक वो होश में नहीं आया, ललिता अम्मा के दरवाजे पर हाँफते हुए नहीं पहुंचा। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ है। अम्मा, अम्मा, मैंने चूड़ियां छू ली। वो हवा में थी अम्मा। राघव ने लड़खड़ाते हुए कहा। उसके शब्द टूट रहे थे। ललिता अम्मा का चेहरा पीला पड़ चुका था। हे भगवान, मैंने तुम्हें मना किया था। वो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। उन्हें छूना उसके श्राप को जगा देता है। उसका श्राप सिर्फ मौत नहीं है बेटा, वो तुम्हें अपनी कहानी का हिस्सा बना लेगी। यहाँ से अभी भाग जा, आज रात गांव छोड़ दे तू। राघव जानता था कि अम्मा झूठ नहीं बोल रही थी, लेकिन तभी उसका हाथ अपनी कमर पर बंधे कैमरे के बैग पर गया। उसने जल्दी से लॉज लौटकर अपना कैमरा चेक किया। हाँ, रिकॉर्डिंग सुरक्षित थी। फुटेज देखकर उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए, लेकिन साथ ही एक विशाल संख्या उसके दिमाग में घूमने लगी। 10 मिलियन व्यूज। अगर मैं अभी गया तो ये सिर्फ एक अधूरी कहानी होगी। मुझे विमला चाहिए, मुझे क्लाइमैक्स चाहिए। एक रात, बस एक रात और। ये दुनिया को दिखाने के लिए काफी है कि मैं सच में कहाँ था। मुझे ये फुटेज पूरी चाहिए। डर और लालच के इस खतरनाक मिश्रण के साथ राघव ने अपने गियर्स को और बेहतर किया। अगली रात अपने बैग और ज्यादा कैमरा यानी इंफ्रारेड मोड सहित वो वापस हवेली लौट आया। इससे पहले कि कुछ समझ पाता, दरवाजा पीछे से धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया और अब सामने थी विमला। राघव की लाइट की किरणें उस पर पड़ी। वो पूरी तरह से सफेद, फटी हुई, मिट्टी में लिपटी साड़ी में थी। उसका चेहरा, राघव का दिल बैठ गया। वो पूरी तरह से जल चुका था। पुतलियां नहीं थी, बल्कि आंखों की सॉकेट में
लाल धधकते अंगारे चमक रहे थे और उसके हाथों में वही लाल चूड़ियां थी, अब खून जैसी चमकती हुई। क्यों आए फिर से? तुम्हें व्यूज चाहिए? मैं तुम्हें व्यूज दूंगी। राघव जमीन पर बैठा, उसका कैमरा उसके हाथ से छूटा। वीडियो बस। जैसे ही उसने वीडियो शब्द कहा, विमला का चेहरा भयंकर क्रोध से विकृत हो गया। उसके मुंह से एक तीखी, कान फोड़ने वाली चीख निकली। मेरी चूड़ियां वापस दो और मेरी कहानी में शामिल हो जाओ। चूड़ियां हवा में तेजी से घूमने लगी और अब वे हथियार बन चुकी थी। राघव ने चीखते हुए अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया, लेकिन उसे लगा कि उसकी आंखें अब भी देख रही हैं, कैमरे के लेंस की तरह। वो सिर्फ दर्द महसूस नहीं कर पा रहा था, उसके दिमाग के अंदर एक भयानक गणना चल रही थी। लाइट कहाँ? कौन सा एंगल? मेरी मौत वायरल हो जाएगी, मुझे ये फुटेज चाहिए। दर्द और लालच का ये मिश्रण उसे सचमुच पागल कर रहा था। राघव दर्द से चीखा, लेकिन उसकी चीखें हवेली की दीवारों के बीच ही दब कर रही। राघव जमीन पर गिर पड़ा, उसका कैमरा उसके हाथ से छूट गया, लेकिन लेंस अभी भी उसी ओर था। तुम्हें दुनिया को दिखाना था ना, तुम्हें व्यूज चाहिए थे। अब दुनिया देखेगी मेरा दर्द तेरे शरीर के जरिए। अचानक हवा में तैरती हुई वे खूनी लाल चूड़ियां एक के बाद एक राघव की कलाई की ओर झपकी। राघव चीखा नहीं, उसकी आवाज उसके गले में ही घुट गई। एक अदृश्य ताकत ने उसका गला जकड़ लिया और राघव ने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन उसकी आंखें कैमरा लेंस पर ही टिकी रही। उसकी आंखों में अब भी वही लाल चमक थी जो विमला की आंखों में थी। इंस्पेक्टर पाटिल मेज पर रखे उस मेमोरी कार्ड को खोल रहे थे जो हवेली से बरामद हुआ था। राघव का शरीर कभी नहीं मिला। हवेली के उस कमरे में सिर्फ खून के धब्बे और ये कैमरा मिला था। हवलदार शिंदे ने डरते हुए पूछा, सर क्या है इसमें? फोरेंसिक वाले कह रहे थे कि फाइल करप्ट है, डिलीट ही नहीं हो रही है। इंस्पेक्टर ने कंप्यूटर में कार्ड लगाया, स्क्रीन पर वीडियो प्ले हुआ। वीडियो में सिर्फ अंधेरा था और फिर आवाज आई, राघव की नहीं। स्क्रीन पर राघव का चेहरा आया, लेकिन राघव नहीं था। उसकी त्वचा पीली और सड़ी हुई लग रही थी। सब्सक्राइब फॉर मोर। अचानक वीडियो में राघव ने अपने उन भयानक हाथों से कैमरे की स्क्रीन को छुआ, जैसे वो कंप्यूटर स्क्रीन के बाहर आने की कोशिश कर रहा था। इंस्पेक्टर पाटिल झटके से पीछे हटे, बंद करो इसे, शिंदे प्लग खींचो। लेकिन वीडियो बंद नहीं हुआ। स्क्रीन पर एक काउंटर तेजी से बढ़ने लगा। ये व्यूज का काउंटर था। 100, 10,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन। वीडियो अपने आप इंटरनेट पर लाइव हो चुका था। दुनिया भर के लोग इसे देख रहे थे। उस रात राघव मरा नहीं, वो माध्यम बन गया। विमला को हवेली से बाहर निकलना था और राघव का कैमरा उसका दरवाजा बना। अब वो वीडियो इंटरनेट के हर कोने में है। और सुनिए, क्या आप अभी ये कहानी किसी स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं? अगर आपको अभी अपने आसपास एक बहुत धीमी सी छन्न छन्न सुनाई दे रही है तो पीछे मुड़कर मत देखना, शायद ऑटो प्ले ऑन हो चुका है।